हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं EMRS TGT एंड PGT सिलेबस और इसी सीरीज़ में हम विक्रम सेठ को स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विक्रम सेठ का एक नेक्स्ट वर्क हम आगे बढ़ाते हैं। टाइटल है जिसका थ्री चाइनीज़ पोएट्स, जो आया 1992 में। एक्चुअली बात कहें तो ये एक पोएट्री बुक थी। थ्री चाइनीज़ पोएट्स इज ए बुक ऑफ पोएट्री, और इसमें थ्री चाइनीज पोएट्स है, जैसा कि नाम बता रहा है। इसमें थ्री पोएट्स थे। एक तो था वांग वी, क्लियर, लीबाय, जिसका दूसरा नाम था लीपोही, और डूफू। ये थ्री पोएट्स थे। इनका एक पोएटिक वर्क था जिसको ऑथर ने, विक्रम सेठ ने क्या किया, ट्रांसलेट किया था। एक्चुअल में ये थ्री जो पोएट्स थे ये कंटेम्पोरेरीज थे, यानी एक एक ये समकालीन थे। और इनको जो कहा जाता है वो बुद्धिस्ट रेक्ल्यूज के नाम से ये पोएट्स जो हैं जाने जाते हैं। बुद्धिस्ट रेक्ल्यूज यानी बौद्ध संत, सन्यासी। और ये जो थे ये रहे, ये जिस दौरान जिंदा थे तब थी टैंग डायनेस्टी। टैंग डायनेस्टी के दौरान ये जो थ्री पोएट्स थे ये थे। तो इनके जो पोएटिक वर्क्स को जब ऑथर ने ट्रांसलेट किया था तो उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ज़रा देख लेते हैं इसको सबब क्या है। हमने थ्री चाइनीज पोएट्स translated by Vikram Seth is a beautifully crafted anthology that introduces readers to the works of three famous Chinese poets from different historical periods: Wang Wei, Li Bai, and Du Fu. This collection offers a glimpse of the rich tapestry of Chinese poetry. इस कलेक्शन ऊपर तो हमने सम अप कर लिया है। तो ये जो कलेक्शन है, ये जो चाइनीज़ पोएट्री की एक समृद्ध टेपेस्ट्री है उसको, एंड द प्रोफाउंड इंसाइट्स ऑफ दीज पोएट्स ब्रिंग टू लाइफ नेचर एंड ह्यूमन कंडीशन। और ये जो पोएट्स हैं इनके द्वारा जीवन, प्रकृति और मानवीय स्थिति की एक गहन अंतर्दृष्टि की एक इंसाइट्स यानी एक झलक जो है ये प्रस्तुत करता है। दिस एंथोलॉजी बिगन्स विद पोएम्स बाई वांग वी, अ डिस्टिंग्विश्ड पोएट ऑफ टैंग डायनेस्टी। इसकी जो शुरुआत होती है इस एंथोलॉजी की वांग वी की पोएम से होती है, जो टैंग डायनेस्टी में थे। वांग वी पोएम्स ऑफन रिफ्लेक्ट अ डीप अप्रिसिएशन ऑफ नेचर एंड सेंस ऑफ पीस। और वांग वी की जो पोएम है वो बताती है प्रकृति के प्रति गहरी प्रशंसा, प्रकृति के प्रति और शांति की भावना, सेंस ऑफ पीस वो बताती हैं। डियर पार्क टेक्स रीडर्स ऑन ए ट्रैंक्विल जर्नी टू एन आश्रम। और जो डियर पार्क है पाठकों को एक आश्रम की शांति यात्रा पर ले जाती है। वेयर पोएट एनकाउंटर्स ए सीरीन व्यू ऑफ मांग्स, जहाँ पर कवि को भिक्षुकों, माउंटेन्स पहाड़ों, एंड फ्लोइंग वाटर्स, और जो बहता हुआ पानी है, बहते हुए पानी के शांत दृश्य का सामना करना पड़ता है। इन द ब्यूटीफुल सी रिवर ही डिपिक्ट्स द ब्यूटी ऑफ द रिवर्स रिफ्लेक्शन। और ब्यूटीफुल सी रिवर में वो क्या बताता है, जो ब्यूटी है नदी के जो प्रतिबिंब है उसको बताता है। एंड इज मेटाफोरिकल सिग्निफिकेंस इन कन्वेइंग अ डीप सेंस ऑफ पीस एंड हारमोनी। और एक पीस और हारमोनी यानी शांति और सद्भाव की एक गहरी भावना व्यक्त करने के लिए नदी के प्रतिबिंबों की सुंदरता और इसके जो मेटाफोरिकल सिग्निफिकेंस है, इसके रूपक महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट, द एंथोलॉजी प्रेजेंट्स द वर्क्स ऑफ लीबाय। लीबाय के वर्क्स को आगे बताती है। प्रोलिफिक पोएट हु लिव ड्यूरिंग द टैंग डायनेस्टी, एक ये महत्वपूर्ण पोएट था, एक विख्यात पोएट था जो टैंग डायनेस्टी के दौरान थे, जिसको तांग राजवंश कहा जाता है, क्लियर। लीबाई पोएम्स आर नोन फॉर देयर एंथुजियाज्म, पैसन एंड एडवेंचरियस स्पिरिट। और इनकी जो पोएम्स हैं वो इनके उत्साह, जुनून और साहसिक भावना के लिए जानी जाती है। जेड फ्लावर पैलेस इज ए पॉइंट मेडिटेशन ऑन द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी। जो जेड फ्लावर प्लस है, पैलेस है, ये जीवन और सौंदर्य की क्षणभंगुर प्रकृति पर एक मार्मिक चिंतन है। जबकि ऑन हियरिंग डोंग फैंग वॉज गोइंग टू वार एक्सप्रेसेस द इमोशनल टर्मोइल ऑफ फेयरवेल एंड सेपरेशन।
जबकि ऑन हियरिंग डोंग फेंग युद्ध के लिए जब जा रहा था तो विदाई और अलगाव की भावना को व्यक्त करती है। Li Bai poetry often portrays his fascination with the moon as seen in bright moon, a good wine feeling of well-being। और इनकी कविता, लीबाई की कविता अक्सर चंद्रमा के प्रति उनके आकर्षण को चित्रित करती है, जैसा कि ब्राइट मून, गुड वाइन एंड फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। एंड ऑन द मून द फर्स्ट सेलिब्रेट्स द पोएटिक इंस्पिरेशन दैट अराइजेज फ्रॉम एंजॉइंग वाइन अंडर द मून लाइट। पहली जो पोएट्री है, पहली जो पोएम है, वो चांदनी के नीचे, मूनलाइट के नीचे शराब का जश्न लेने से उत्पन्न होती है। वाइल जबकि द सेकंड यूजेस अ ड्रीम लाइक नैरेटिव टू एक्सप्रेस द पोएट्स डिजायर टू एक्सप्लोर सेलेस्टियल रियल्म्स। जबकि दूसरी कवि के दिव्य लोक का पता लगाने की इच्छा को व्यक्त करने के लिए एक ड्रीम लाइक नैरेटिव यानी एक स्वप्न जैसी कथा का उपयोग वो करता है। द कलेक्शन देन टर्न टू द वर्क्स ऑफ डूफू। उसके बाद जो कलेक्शन में वर्क्स आते हैं डूफू के आते हैं। अ पोएट कंसिडर्ड ए पोएट हिस्टोरियन, एक पोएट जिसको पोएट हिस्टोरियन यानी कवि इतिहासकार के नाम से जाना जाता है। फॉर हिज इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशन ऑन द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ हिज टाइम, क्योंकि उन्होंने अपने समय का एक सोशल यानी एक सामाजिक और जो राजनीतिक स्थितियों पर जो टिप्पणी उन्होंने की है, ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया है। ऑन क्लाइंबिंग अ माउंटेन ऑन स्प्रिंग डे डिमॉन्स्ट्रेट डूफूज स्किल इन इवोकिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। इस पोएम में उनकी ब्यूटी ऑफ नेचर को बताया गया है। एंड द फीलिंग ऑफ लिबरेशन, और लिबरेशन की एक भावना यानी मुक्ति की भावना, दैट कम्स विद लिविंग इन द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स में रहने से आती है। क्लियर? यानी प्रकृति की सुंदरता, पहाड़ों में रहने के साथ मुक्ति की भावना जगाने के लिए उन्होंने जो अपना स्किल है, डूफू ने जो स्किल यूज़ की है उसको प्रदर्शित ये पोएम करती है। बैलेड ऑफ द आर्मी कार्ड्स इज ए पाइनेंट रिफ्लेक्शन ऑन द हार्श रियलिटीज ऑफ वार। वार की जो युद्ध की कठोर वास्तविकता को एक मार्मिक चित्रण इस पोएम में है, बैलेड ऑफ द आर्मी कार्ड्स, शोइंग द सफरिंग एंड ग्रीफ एक्सपीरियंस्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष के समय आम लोगों द्वारा अनुभव की गई पीड़ा और दुख को दर्शाता है। इन मूनलाइट नाइट, मूनलाइट नाइट में डूफू vividly portrays the peace of a quiet night, providing a respite from the cares of the world। मूनलाइट नाइट में डूफू एक शांत राय को शांति के रूप में शांति को स्पष्ट रूप से चित्रित करते हैं। फ्रॉम द केयर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की अराजकता से राहत प्रदान करने के लिए। Spring Prospect compares the struggle of human world with nature's eternal cycle of renewal, which provides solace amid life's turmoil। और स्प्रिंग प्रॉस्पेक्ट जो है प्रकृति के जो रिन्यूअल यानी प्रकृति के जो साइकिल का, प्रकृति के जो चक्र है उसका, शाश्वत चक्र का नवीनीकरण के साथ मानव दुनिया के संघर्ष की तुलना यहाँ होती है। विच प्रोवाइड सोलेस, जो शांति प्रदान करती है, जो शांतपना प्रदान करती है जीवन की उथल पुथल के बीच, लाइफ टर्मोइल यानी जीवन की उथल पुथल के बीच। विक्रम सेठ्स ट्रांसलेशंस effortlessly convey the essence of these classical Chinese poems। और विक्रम सेठ की अनुवाद सहजता से इन शास्त्रीय जो चीनी कविताओं का सार व्यक्त करते हैं, कैप्चरिंग देयर इमोशनल पावर एंड टाइमलेस रेजोनेंस, जो उनकी भावनात्मक शक्ति और कालातीत जो रेजोनेंस है यानी प्रतिध्वनि है उसको प्रदर्शित करते हैं। हिज सबटल यूज ऑफ लैंग्वेज प्रिजर्व्स द एसेंस ऑफ ईच पोएट्स ओरिजिनल वर्क। और उनकी जो भाषा का उनका सूक्ष्म उपयोग है वो प्रत्येक कवि के मूल कार्य के सार को संरक्षित करता है, प्रिजर्व करता है, अलाउइंग रीडर्स टू अप्रिशिएट द डेप्थ ऑफ देयर पोएटिक एक्सप्रेशन, और जिससे पाठकों को उनकी जो काव्य अभिव्यक्ति की गहराई की सराहना करने का मौका मिलता है। और फाइनली कहें तो थ्री चाइनीज पोएट्स इज ए कैप्टिवेटिंग एंथोलॉजी दैट प्रेजेंट्स द वर्क्स ऑफ वांग ली, ली बाई एंड डूफू। ये जो है संकलन है, इसमें जो
3 इन्फ्लुएंसेड चाइनीज पोएट्स फ्रॉम डिफरेंट एराज, उनको क्या किया है, उनको प्रस्तुत किया है 3 चाइनीज पोएट्स को। उनका एक कैप्टिवेटिंग एंथोलॉजी है विक्रम सेठ ट्रांसलेशन मास्टरफुली कैप्चर द एसेंस ऑफ हिज पोएट्री allowing readers to immerse themselves in the beauty and wisdom of classical Chinese poetry। और विक्रम सेठ के अनुवाद उनकी कविता के सार को कुशलता से पकड़ते हैं, जिससे जो रीडर्स में शास्त्रीय चीनी कविता की सुंदरता और ज्ञान में डूबने का एक मौका मिलता है। दिस एंथोलॉजी ऑफर्स ए ग्लिम्स इनटू द पोएट्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ। और ये जो संकलन है जो जीवन, प्रकृति और ह्यूमन एक्सपीरियंस और मानव के जो अनुभव हैं उन पर कवियों के अनूठे दृष्टिकोण की एक झलक प्रस्तुत करता है, मेकिंग इट्स वैल्यूएबल एडिशन टू एनीवन विशिंग टू एक्सप्लोर द रिच ट्रेडिशन ऑफ चाइनीज़ पोएट्री। जिससे चाइनीज़ कविता की, चीनी कविता की समृद्ध परंपरा का पता लगाने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए एक वैल्यूएबल एडिशन यानी एक मूल्यवान ये बनाता है उनको। क्लियर? आई होप ये समरी आपको पसंद आई होगी। आई कि नहीं आई कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उनका नेक्स्ट वर्क फ्रॉम हेवन लेक। ये एक ट्रेवलॉग है उनका, जिसको उन्होंने तिब्बत यात्रा के दौरान जो है चीन और तिब्बत यात्रा के दौरान लिखा था। उस यात्रा का संस्मरण है, उसके दौरान लिखा नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करें और वहाँ जो MCQ सीरीज चल रही है उससे तैयारी को शार्प कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।